हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग नियामक ज्यामिति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारा बिंदु पथ, लोकस। ये टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्लास 11th का जो सिलेबस आपका है नियामक ज्यामिति का, वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 3 टॉपिक का डिस्कशन कर लिया है। ये तीनों टॉपिक आपका क्लास 10th का ही टॉपिक है। वही क्लास 10th के टॉपिक को 11th में फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दिया गया है और मेन जो आपका टॉपिक है क्लास 11th का, वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है, बिंदु पथ, लोकस। और जैसा कि मैंने बताया कि ये टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जरा देखते हैं बिंदु पथ क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है बिंदु पथ, तो पहले इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा है कि यदि कोई बिंदु किसी ज्यामितीय शर्त के अनुसार, ज्यामितीय शर्त के अनुसार घूमता हो तो उसके घूमने से जो पथ बनता है वह उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। तो पहले आप लोग इसका परिभाषा नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। यदि कोई बिंदु किसी ज्यामितीय शर्त के अनुसार घूमता हो तो उसके घूमने से जो पथ बनता है वह उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। तो जरा देखते हैं कि परिभाषा में ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लेते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर कोई बिंदु P है और P के बारे में सिर्फ इतना पता है कि P बिंदु घूमता है, कोई शर्त नहीं दिया हुआ है, तो P बिंदु अगर घूमता है तो क्या कोई निश्चित पथ बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि P बिंदु अगर यहाँ पर है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसके घूमने से कोई निश्चित पथ नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये किसी शर्त के अनुसार नहीं घूम रहा है, ये ऐसे ही घूम रहा है। तो इसके घूमने से कोई भी पथ नहीं बनेगा, तो यहाँ बिंदु पथ नहीं होगा। तो बिंदु पथ के लिए क्या होना जरूरी है? शर्त का होना जरूरी है। कोई भी बिंदु अगर किसी शर्त के अनुसार घूमता है तब बिंदु पथ बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इस पर एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यदि कोई बिंदु इस प्रकार घूमता हो कि उसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु से सदैव नियत रहे। नियत मतलब होता है अचर, फिक्स। तो उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? उस बिंदु का बिंदु पथ वृत्त होता है। आइए जरा देखते हैं कैसे होगा। यदि कोई बिंदु इस प्रकार घूमता हो, कोई बिंदु घूम रहा है कि उसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु से सदैव नियत रहे। मान लेते हैं कि ये कोई निश्चित बिंदु है
ये है आपका निश्चित बिंदु, मतलब ये बिंदु फिक्स है, ये बिंदु कहीं नहीं घूम रहा है। और एक बिंदु कोई घूम रहा है, मान लेते हैं P बिंदु है, तो P बिंदु घूम रहा है, तो P बिंदु का इस निश्चित बिंदु से, मान लेते हैं निश्चित बिंदु Q है, तो P बिंदु का निश्चित बिंदु Q से कुछ तो दूरी होगा, मान लेते हैं ये दूरी हम लोग माप लिए, कुछ दूरी है। अब P बिंदु इस तरीके से घूम रहा है ताकि इस P का दूरी Q से हमेशा समान रहे, मतलब ये जो दूरी है, जो दूरी हम लोग मापे जो भी हो, अगला P का जो है Q से उतना ही दूरी होना चाहिए। तो क्या P बिंदु यहाँ हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ होगा तो दूरी बढ़ जाएगा। क्या P बिंदु यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता है, यहाँ होने से इसका दूरी कम हो जाएगा। तो P बिंदु कहाँ रहेगा? तो P बिंदु यहाँ होगा, देखिए, ताकि ये दूरी और ये दूरी क्या रहे? बराबर रहे। P बिंदु यहाँ हो सकता है ताकि ये दूरी क्या रहे? बराबर रहे। P बिंदु यहाँ हो सकता है ताकि ये दूरी क्या रहे? बराबर रहे। P बिंदु यहाँ हो सकता है ताकि ये दूरी बराबर रहे। P बिंदु यहाँ हो सकता है ताकि ये वाला दूरी बराबर रहे। P बिंदु यहाँ हो सकता है ताकि ये दूरी बराबर रहे। तो P बिंदु के घूमने से जो पथ बना, देखिए ये पथ कैसा पथ बन रहा है? ये आपका एक वृत्ताकार पथ बन रहा है। तो P बिंदु का जो बिंदु पथ हुआ, वो बिंदु पथ क्या हो गया? वो बिंदु पथ हो गया एक वृत्त। P के घूमने से जो पथ बना, वो पथ क्या हो गया? वो बिंदु पथ वृत्त हो गया। इसलिए मैंने बताया है कि उस बिंदु का बिंदु पथ वृत्त होता है। तो ये वृत्त हो गया। अब बताइए कि अगर ये शर्त नहीं दिया हुआ रहता कि निश्चित बिंदु से उसकी दूरी समान होती है, तो क्या इसका पथ हम लोग डिसाइड कर पाते? नहीं डिसाइड कर पाते। तो बिंदु पथ के लिए जरूरी है कि किसी भी ज्यामितीय शर्त होना चाहिए। अब देखिए, यह निश्चित बिंदु जो है वो इस वृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र। और जो नियत दूरी है वो उस वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र तथा नियत दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो बिंदु पथ क्लियर हो गया, इसको नोट करिए। अब किसी भी बिंदु का जो बिंदु पथ ज्ञात करने का जो रूल होता है, नियम होता है, वो नियम हम लोग जरा देख लेते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बिंदु पथ ज्ञात करने की कार्यकारी नियम, वर्किंग रूल। तो इसमें कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि बिंदु पथ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जिस भी बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है, सबसे पहले उस बिंदु के नियामक को HK माना जाता है। सर्वप्रथम जिस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है, उसका नियामक HK माना जाता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, उस बिंदु के नियामक को क्या मान लेंगे? HK। सेकेंड पॉइंट, दिए गए शर्त के अनुसार, कुछ ना कुछ शर्त दिया हुआ रहेगा, क्योंकि अगर शर्त नहीं रहेगा तो फिर बिंदु पथ नहीं निकलेगा। दिए गए शर्त के अनुसार H तथा K में
एक संबंध स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। सबसे पहले जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसको क्या मान लेंगे, एच के। उसके बाद जो भी शर्त दिया गया है उस शर्त के अनुसार एच और के में एक संबंध निकाल लेंगे। तीसरा पॉइंट, इस संबंध में एच तथा के अतिरिक्त ज्ञात राशियां हो सकती हैं। जो संबंध आप निकालिएगा उस संबंध में एच और के तो रहेगा ही, एच और के अलावे जो भी ज्ञात राशि रहेगा, ज्ञात राशि किसको बोलेंगे, तो जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वो ज्ञात राशि हो जाएगा, और जो आप मानिएगा वो अज्ञात राशि हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी सरल रेखा की लंबाई l है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो l जो है वो क्या हो जाएगा, ज्ञात राशि। अगर आप मानिएगा कि माना कि सरल रेखा की लंबाई l है, तो इस स्थिति में l क्या हो जाएगा, अज्ञात राशि। तो h और k तो आपका संबंध में रहेगा ही, h और k के अलावे जो भी प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वो ज्ञात राशि हो जाएगा। तो ज्ञात राशियां हो सकती हैं। अगर नहीं दिया हुआ है h और k के अतिरिक्त तब तो सिर्फ h और k ही रहेगा, लेकिन अगर h और k के अतिरिक्त कुछ भी राशि दिया हुआ है प्रश्न में तो वो संबंध में रहेगा। तो आखिरी पॉइंट, इसके बाद क्या करेंगे कि h को हटा करके x और k को हटा करके y रख देंगे। इसके बाद h के स्थान पर x तथा y के स्थान पर k के स्थान पर y रखा जाता है। अच्छा, अब देखिए कि आप h को हटा करके x रख दिए और k को हटा करके y रख दिए, तो एक समीकरण आ गया किसमें, x और y में, और जो समीकरण आपका आ गया वही समीकरण बिंदु का बिंदु पथ हो गया। इस प्रकार प्राप्त समीकरण बिंदु का बिंदु पथ होता है। इसका मतलब कि किसी भी बिंदु का जो बिंदु पथ निकालना है तो बिंदु पथ किस रूप में आएगा, वो एक समीकरण के रूप में आएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि अभी तो जो मैंने बताया है उसमें बिंदु पथ ग्राफ के अनुसार होना चाहिए, यह समीकरण के अनुसार आ गया, तो दोनों में क्या रिलेशन है, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। चलिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बिंदु का बिंदु पथ एक समीकरण के रूप में आएगा। तो अब बिंदु पथ का मतलब होता है उसके घूमने से जो रास्ता बनता है वो, तो वो समीकरण के रूप में आ गया। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी समीकरण है तो किसी भी समीकरण का ग्राफ होता है। कोई भी समीकरण अगर है तो आप उस समीकरण का ग्राफ निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी समीकरण आप 10th क्लास में याद करिए कि एक समीकरण आपको दे दिया जाता था, जैसे कहा जाता था कि 2x + y = 3 का आलेख खींचे। याद आ रहा है, यह सवाल 10th क्लास में पूछा जाता है कि 2x + y = 3 का आलेख खींचे। तो आप ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो पहले y को x के पद में लाते हैं, फिर x का मान खुद से लेते हैं, वहां से y का मान निकालते हैं। मतलब इस समीकरण के सहायता से हम लोग बिंदु निकालते हैं और बिंदु को मिला देते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, ग्राफ। इसका मतलब कि जो भी समीकरण होता है उस समीकरण का एक ग्राफ होगा। मतलब क्या हुआ, फिर से समझिए, जो भी समीकरण है उस समीकरण का एक ग्राफ होता है। तो आपका जो बिंदु पथ में समीकरण निकला उस समीकरण का भी कुछ ग्राफ होगा,
और जो उस समीकरण का ग्राफ होगा वो बिंदु उसी ग्राफ पर मूव करेगा, वो बिंदु उसी ग्राफ पर घूमेगा। तो आपका बिंदु पथ का आंसर समीकरण के रूप में अगर आ गया, मतलब क्या है, मतलब है कि जो भी उस समीकरण का ग्राफ होगा, जो भी ग्राफ हो, हम लोगों को अभी ग्राफ में नहीं जाना है, ग्राफ हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ इतना आंसर देंगे कि जो भी उसका ग्राफ होगा, बिंदु का बिंदु पथ उसी ग्राफ पर होगा, मतलब बिंदु उसी ग्राफ पर घूमेगा। तो ये क्लियर हो गया। इसका मतलब कि बिंदु का जो बिंदु पथ है वो एक समीकरण के रूप में आएगा। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन। तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जो सवाल आपको मिलेगा बनाने के लिए, वो सवाल देखिए कैसा रहेगा। सवाल इस तरह से रहेगा, यदि किसी चर बिंदु P का नियामक T प्लस 1/t, T माइनस 1/t है, जहां T चर राशि है। चर राशि को हम लोग प्राचल भी बोलते हैं। प्राचल, प्राचल और चर राशि ये दोनों एक ही चीज है। T चर राशि है, प्राचल है। तो P का बिंदु पथ निकालें। जो पहला सवाल आपको मिलेगा आपके एक्सरसाइज में, वो इसी तरीके का मिलेगा। यदि किसी चर बिंदु P का नियामक T प्लस 1/t, T माइनस 1/t दिया हुआ है, जहां T एक चर राशि है, तो P का बिंदु पथ निकालें। तो प्रोसेस के हिसाब से, जो प्रोसेस हम लोग अभी प्रोसेस जो लिखे, उस प्रोसेस के हिसाब से क्या हम लोग सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, उस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, HK। तो प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं। हम लोगों को किस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, P का। तो माना P का नियामक क्या मान लेंगे, HK है। चलिए, प्रोसेस के हिसाब से अब ये जो नियामक है T प्लस 1/t और T माइनस 1/t, ये भी किसका नियामक है, P का ही नियामक है। ये भी P का नियामक है और ये भी P का नियामक है। तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब H बराबर T प्लस 1/t, K बराबर T माइनस 1/t। ये X नियामक है P का और ये भी X नियामक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। ये P का Y नियामक है और ये भी P का Y नियामक है, तो दोनों बराबर हो गया। इस तरह से दो समीकरण आया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि H और K में एक संबंध निकालिए। तो ये दो समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरण को आपको जो करना है करिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, वर्ग करिए, वर्ग करके जोड़िए, घटाइए, कुछ भी करके H और K में मेरा एक संबंध निकालना है। और उस संबंध में क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, K होना चाहिए और ज्ञात राशि होना चाहिए। तो बताइए कि T प्लस 1/t और T माइनस 1/t जो प्रश्न में दिया हुआ है, इसको ज्ञात राशि माना जाएगा कि अज्ञात राशि माना जाएगा। ये प्रश्न में दिया हुआ है, जहाँ T चर राशि, चर मतलब क्या हुआ, चर मतलब हो गया अज्ञात। तो इसका मतलब ये हुआ कि T जो है, इस T को हम लोगों को अज्ञात राशि मानना है, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है। अगर T के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो T को हम लोग क्या मानते, ज्ञात राशि। लेकिन यहाँ प्रश्न में लिख दिया है कि T जो है वो चर राशि है। इसका मतलब कि हमारे संबंध में T आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे संबंध में H और K के अलावे ज्ञात राशि हो सकता है, जबकि यहाँ पर T को क्या माना जाएगा, ये अज्ञात राशि है। तो अब इसको क्या किया जाए बोलिए। तो दोनों समीकरण को 1 और 2 को, ये आपको सोचना है कि इसको क्या किया जाए। तो दोनों समीकरण को वर्ग करके और अगर हम जोड़ देते हैं तो T मेरा विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को T को विलुप्त कर देना है। T के रूप में आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि T यहाँ अज्ञात राशि है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि दोनों समीकरण को क्या किया जाए। तो समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग वर्ग करके जोड़ेंगे
तो ये क्या है, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, टी प्लस 1/t का स्क्वायर प्लस t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। अब आइए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2t इंटू 1/t प्लस यह आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1/t। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर t से t मेरा कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे t से t मेरा कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये टी स्क्वायर और यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया तो यहाँ पर टी स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो टी स्क्वायर बच जाएगा, जबकि टी स्क्वायर को क्या करना है, हटा देना है। तो इसका मतलब कि इसको जोड़ने से टी स्क्वायर मेरा बच जा रहा है, लेकिन अगर इसको हम घटा देंगे समीकरण 1 और 2 को, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर टी स्क्वायर नहीं खत्म होगा, तो हम लोगों को क्या करना है, घटाने पर। ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को यहाँ जोड़ना है या घटाना है। तो अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा टी प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और यहाँ ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करिए, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हम लोगों को सवाल के हिसाब से खुद से सोचना है कि कहाँ पर जोड़ा जाए और कहाँ पर घटाया जाए। तो जोड़ने से क्या हो रहा था, इसीलिए मैंने पहले जोड़ के दिखा दिया आपको कि जोड़ने से क्या हो रहा था, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर बच जा रहा था, जबकि हम लोगों को टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को खत्म कर देना, तो इसलिए हम लोग इसको घटाएंगे। इसको नोट करिए। तो आप जरा देखिए, तो यहां से हमारा क्या संबंध आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, ये बचा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और ये तो t से t कैंसिल हो गया, तो प्लस 2, और ये देखिए माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस से, तो माइनस टी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस से, माइनस 1/t स्क्वायर, और माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, तो प्लस 2, t से t कैंसिल हो गया। अब इससे क्या हुआ कि टी स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, 1/t स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4। देखिए t मेरा विलुप्त हो गया, तो संबंध किस में आ गया, h और k में। और अब मेरा लास्ट स्टेप क्या है कि h के जगह पर x और k के जगह पर y रखिए, तो बिंदु पथ हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 4, और यही हमारा आंसर आ गया। अब इसका जो भी ग्राफ होगा, अभी हम लोग इसके ग्राफ में नहीं आना है, लेकिन जो भी इसका ग्राफ होगा P का बिंदु पथ वही होगा, मतलब P जो है वो इसी के ग्राफ पर घूमेगा। इसको नोट करिए। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट एग्जांपल, वो जरा हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 2, यदि किसी चर बिंदु P का नियामक a cos थीटा b sin थीटा है, जहां
थीटा चर है, तो P का नियामक निकालें। यही सवाल है। यदि किसी चर बिंदु P का नियामक कितना दिया हुआ है, a cos थीटा b sin थीटा, जहां थीटा जो है वो चर है, तो P का नियामक निकालें। तो प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस बिंदु का P का बिंदु पथ होगा, P का बिंदु पथ निकालें। तो प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसको हम लोग h के मान लेंगे। माना P का नियामक h के है। अब बताइए कि P का नियामक आप h के मान लिए और ये किसका नियामक है, ये भी P का ही नियामक है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो a cos थीटा बराबर h और b sin थीटा बराबर k। अब इसमें इन दोनों समीकरणों को इस तरीके से आप हल करिए, जोड़िए, घटाइए, वर्ग करिए, जो करना है करिए, इस तरीके से हल करिए कि आपका h और k में एक संबंध आ जाए। तो h और k में जो संबंध आपका आएगा, उस संबंध में h और k के अतिरिक्त, h और k के अलावे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ज्ञात राशि किसको माना जाए और अज्ञात राशि किसको माना जाए। तो प्रश्न में दिया हुआ a cos थीटा और b sin थीटा, जहां थीटा चर राशि है, तो चर मतलब क्या होता है, अज्ञात। तो थीटा यहाँ क्या हो गया, अज्ञात। लेकिन a और b के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि a और b को कैसा राशि माना जाएगा, ज्ञात राशि। क्योंकि प्रश्न में a और b के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो हमारे आंसर में a आएगा, संबंध में a आएगा, b आएगा, h आएगा और k आएगा, थीटा नहीं आएगा। कैसे डिसाइड कर लिए कि थीटा नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि थीटा जो है वो क्या है, चर है। तो चर मतलब होता है अज्ञात राशि, लेकिन a और b के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो a और b को हम लोग को ज्ञात राशि मानना होगा। अब इसको क्या किया जाए, तो देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से cos थीटा बराबर कितना आएगा, h बाई a, इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। sin थीटा बराबर k बाई b, ये हो गया समीकरण 2। मतलब cos थीटा को अलग कर लिए और sin थीटा को अलग कर लिए, और अब दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो वर्ग करके जोड़ने से क्या होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो इससे थीटा मेरा विलुप्त हो जाएगा, और जो संबंध है वो संबंध में h, a, k और b हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब बताइए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो 1 बराबर h स्क्वायर बाई a स्क्वायर, k स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब यहां से देखिए जो आपका संबंध आया, उस संबंध में कौन है, h है, k है, और h और k के अतिरिक्त ज्ञात राशि है a और b है। तो इसका मतलब कि यही हमारा बिंदु पथ हो गया। अतः P का बिंदु पथ, अब क्या करते हैं, तो h के जगह पर x और k के जगह पर y, तो बिंदु पथ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। h के जगह पर x और k के जगह पर y, a और b को वैसे ही छोड़ दिए, तो यही P का बिंदु पथ हो गया। इसको नोट करिए। तो इसमें दो तरीके का सवाल आता है। एक सवाल में P का नियामक दे देगा और कुछ विलुप्त करके h और k में संबंध निकालना है, और एक दूसरा टाइप का जो सवाल इसमें आता है वो हम लोग अगले एग्जाम्पल में जरा समझते हैं कि दूसरा टाइप का सवाल कैसा आता है।
चलिए एग्जाम्पल 3 सवाल है, उस बिंदु का बिंदुपथ निकालें जिसकी दूरी बिंदु 2 1 से 3 इकाई है। सवाल क्या है, उस बिंदु का बिंदुपथ निकालें जिसकी दूरी बिंदु 2 1 से 3 इकाई है। मतलब ये कोई बिंदु है Q 2 1 और जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है वो बिंदु 2 1 से कितना दूरी पर है, 3 इकाई की दूरी पर। तो बताइए कि हम लोगों को बिंदुपथ किसका निकालना है, Q का कि P का? तो जाहिर सी बात है कि P का निकालना है। उस बिंदु का बिंदुपथ निकाले तो माना वह बिंदु कौन है, P, और प्रोसेस के हिसाब से P का नियामक हमको क्या मानना है, H के। माना P का नियामक H के है, ठीक है। जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है उसके नियामक को क्या मान लिए, H के। अब दिए गए शर्त के अनुसार H और K में एक संबंध निकालना है। अब आप बताइए कि वो संबंध कहाँ से आएगा, तो वो दूरी सूत्र से आएगा। तो PQ बराबर कितना हो गया, 3। अब यहाँ दूरी सूत्र लगाइए तो PQ का दूरी क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। अब इसको हल कर लीजिए और h और k में संबंध आ गया। तो कैसे इसको हल किया जाए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करिएगा तो रूट हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर वर्ग करिएगा तो रूट हटेगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसको तोड़िए a - b के होल स्क्वायर पर, तो h स्क्वायर - 4h प्लस 4 और ये हो जाएगा k स्क्वायर - 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2k और 4 और 1 5, 9 इधर आएगा तो 5 में से 9 घटेगा, -4 बराबर 0। और अब प्रोसेस के हिसाब से h की जगह पर x और k की जगह पर y, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। और यही हमारा P का बिंदुपथ निकलेगा। तो ये दूसरे तरीके का जो सवाल है उसमें इसी तरीके से बनेगा कि P का नियामक आपको क्या मानना है, H के। दिए गए शर्त के अनुसार H और K में एक संबंध निकाल देना है और फिर लास्ट में H के जगह पर X और K के जगह पर Y रखना है। इसको नोट करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बिंदुपथ, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया है। अब आप क्या करिएगा कि एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाइएगा और जो डाउट होगा वो डाउट हमसे पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। तो होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 17.4 केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 17.4 का हिंदी मीडियम का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 17.4 का ऑल। ये केसी सिन्हा पार्ट 2 का है, पार्ट 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो केसी सिन्हा के पार्ट 2 में है। तो केसी सिन्हा का सेकंड पार्ट हिंदी मीडियम और इसका 17.4 का सारा प्रॉब्लम आप बनाइएगा और जो डाउट होगा वो डाउट हमसे पूछिएगा। उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।